नीट 2018 कोड XX। इसके सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम देखने वाले हैं कि कैसे NCERT और PYQs की हेल्प से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। जिन क्वेश्चंस में NCERT और PYQs में ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं, मीन्स वो ऑलरेडी आंसर्स ही रिपीट हो गए हैं पेपर में, उनको हम स्किप करेंगे और उनको हम तब करेंगे जब हम PYQs और NCERT का सिलेबस पढ़ रहे होंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि ये आंसर रिपीट हो गया है। बाकी जो आंसर्स NCERT और PYQ में नहीं दिए गए हैं उनको हम इन डेप्थ देखेंगे कि आंसर कैसे आया। सो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 और आपको दिया गया है बोन डिसोसिएशन एनर्जीज का रेशो X2Y2 और XY का। तो सबसे पहले ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली। X2 + Y2 gives 2XY। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY गिवन है -200, तो 2XY हो जाएगा -400। अब ये जो इसका सॉल्यूशन है ये NCERT में समरी में ही दिया हुआ है। ये खास बात है कि फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन समरी से ही हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस, इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ समरी आल्सो, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज दिए होते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ हुआ एंथैल्पी फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। ये होता है रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स का रेशो देखो, X2 और Y2 का रेशो एंड XY का रेशो 1:1/2:1 है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका हमें X2 की निकालनी है, तो हमने उसको मान लिया X, तो Y2 की होगी X/2 और XY की होगी X, क्योंकि उनका रेशो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का 1:1/2:1 है। X2 की होगी X, Y2 की होगी X/2 माइनस X करेंगे, क्योंकि X है XY की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है हमको। X + X/2 माइनस X, यहाँ से X/2 आ गया -400, X आ गया -800। सो द ओरिजिनल आंसर शुड बी -800, लेकिन ऑफकोर्स आपसे यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, द आंसर वुड बी C। Moving on to next question. Before moving on to next question, I want to tell you here one thing. यहाँ 2020 कोड Z6 ये है पेपर कोविड का 2020 में जो हुआ था, उसमें 168 क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से आया है। देख लीजिए, 2018 में एक क्वेश्चन आया इस समरी के पैराग्राफ से, और यहीं से 2020 में 168 क्वेश्चन कोविड वाले पेपर में यहीं से आ गया। Moving on to question number 2. Initial concentration of reactant is doubled. हाफ लाइफ क्या होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये केमिकल काइनेटिक्स में आपको डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी NCERT में, जहाँ बताया गया है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। सो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो छोटा सा पैराग्राफ है NCERT का, इससे 2 क्वेश्चन आ गए 2018 में। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी किया, और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से ही सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में होगा। Moving on to question number 3. Correction factor A corresponds to. करेक्शन फैक्टर A का क्या मतलब होता है, ये पूछा गया है। तो ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स।
यहाँ ये सीधी लाइन दी हुई है, वैल्यू ऑफ ए इज़ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1, सीधा डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी है यार, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व हो जाएगा इस पेपर का। देख लीजिए कैसे एनसीईआरटी में पैराग्राफ से लिंक्ड होते हैं पेपर में क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, ये डायरेक्ट PYQ से आ गया है, इवन दो इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है। ये कोई एक्सक्लूसिव PYQ नहीं है जो सिर्फ जो PYQ से होगा, एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल है एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, enthalpy of the reaction is less than 0 means it is negative, and in the question which has come in this 2018 paper, यहाँ भी enthalpy of reaction नेगेटिव है, तो एक सिमिलरिटी ये है। दूसरा, यहाँ रिएक्टेंट्स के अंदर गैसियस रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और यहाँ भी गैसियस रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स कम हैं, तो ये एक और सिमिलरिटी होगी, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम होगा। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये 2011 में आया हुआ है, एग्जैक्टली रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर मेथड बताते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन में गिवन है, जो कि बहुत लंबा है, उसमें बहुत टाइम चला जाता है आंसर्स तक पहुंचने में। इस टाइप के क्वेश्चंस की मेरी क्या अप्रोच होती है, इसमें रिएक्टेंट्स में जो वैल्यू दी होती हैं उनको डायरेक्टली पुट करके देख लीजिए, विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन गेट द आंसर। अभी ए ऑप्शंस को पुट करके देखते हैं। इफ़ आई पुट MnO4 minus as 5, C2O4 2 minus as 16 and H plus as 2, तो यहाँ 5 चौका 20 और 16 चौके 64, 84 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, तो यहाँ वाटर एक ही होना चाहिए टू बैलेंस हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया। कार्बन यहाँ 32 हैं, तो यहाँ 32 कार्बन होने चाहिए। सो 32 दूनी 64 और एक 65, यहाँ 65 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ ऑक्सीजन है 84, सो इम्बैलेंस हो गया, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आप इन तीनों बचे हुए बी और सी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इस मेथड से। जो फोर्थ ऑप्शन है उसको मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ कि ये सही है, बिल्कुल इसमें कोफिशिएंट्स मैच होते हैं। सो इफ़ आई पुट MnO4 2, C2O4 5 एंड H plus 16, यहाँ H plus 16 है तो यहाँ H2 को 8 पुट करना पड़ेगा टू बैलेंस हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन 10 हैं तो यहाँ 10 पुट करना पड़ेगा टू बैलेंस कार्बन, एंड द लेफ्ट थिंग इज़ नथिंग। Mn यहाँ 2 है तो यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस, यू कैन चेक इट आउट। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 और 5 को 20, 28 ऑक्सीजन यहाँ हैं और 10 दूनी 20 और 8 28 ऑक्सीजन यहाँ है। कार्बन यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ Mn2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ बैलेंस हो गए यार, सब इक्वेशन इज़ बैलेंस नाउ। आप ये दोनों जो ऑप्शंस हैं खुद से पुट करके देख सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया, द इक्वेशन विल नॉट बी बैलेंस्ड। सो विद इन 30 सेकेंड्स आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। वो जो लंबा वाला मेथड है रेडॉक्स रिएक्शन में दिया हुआ है और बहुत सारे एजुकेटर्स करवाते हैं, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ टाइम वेस्टिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ऑफ कोर्स एक रीमर टाइमन नाम की रिएक्शन है केमिस्ट्री में, वो दी हुई है, लेकिन सिर्फ रिएक्शन दी है, उसका मैकेनिज़्म नहीं दिया है एनसीईआरटी में।
लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब उसका मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से आपको आता है। ये जो मॉलिक्यूल है डाइक्लोरोकार्बिन, ऐसा कोई मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आप इसे भूल सकते हैं, इसको याद बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री नीट में आने बंद हो गए हैं लास्ट 4 पेपर्स में। आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंट स्टडीज़ आपको करनी है इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर में। डायरेक्ट लाइन पूछी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डायरेक्ट लाइन पूछ ली है, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन, द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। दिस इज़ अगेन फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये आइडोफॉर्म रिएक्शंस के जो टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड इज़ यूज फॉर डिडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप और दिस ग्रुप। इसके डिटेक्शन के लिए हम सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन यूज़ करते हैं। सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में भी। सो इन चारों ऑप्शंस में ये जो ग्रुप है CH3CHO है, सिर्फ इस ऑप्शन में है। सिर्फ इसी को डिटेक्ट करने के लिए हम सोडियम हाइपोआयोडाइड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन इज सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ दिस क्वेश्चन has come from what paragraph we have included in question number 2 एनसीईआरटी से, और इसमें थोड़ा बहुत इसका भी यूज़ होगा। ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर चीज़ क्या, ये केमिकल काइनेटिक्स से है। हाफ इसमें 4th ऑप्शन है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स हम यही जो लाइन है यही क्वेश्चन नंबर 2 के पैराग्राफ में आपको बताई गई है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन, ये जो लाइन है ये हमें नहीं पता। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं बताया गया है ऐसा। तो ये जो 4th ऑप्शन का अदर हाफ है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो फर्स्ट हाफ है वो हमें पता है। सो वी कांट बी रियली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ऑप्शन। वी हैव टू एलिमिनेट अदर 3 ऑप्शंस आल्सो। सो देखते हैं ए ऑप्शंस में क्या है। रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। ये जो X+Y होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, यही ऑर्डर होता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0 होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होता है। तो या रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। एंड रेट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए X+Y की वैल्यू 2 होगी, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये तो हमें ऊपर देख लिया, बिल्कुल डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज्ड। ये जो ऑप्शन है ये ऑफ कोर्स यू कैन एलिमिनेट इट। ऑल रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड, इवन तो ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है कि कौन सी रिएक्शन कैटलाइज हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, इसलिए आपको अवॉइड करेंगे, आप इसको मार्क नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी यू कैन नॉट मार्क दिस ऑप्शन, यू विल अवॉइड इट। बट द
first half of this fourth option, you can be very sure that this is in NCERT, and if you have read NCERT you will mark this option. So C ऑप्शन को आप सही मार्क नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि आपने NCERT में गिवन नहीं है ये, इसलिए आपने पढ़ा नहीं है। ये आपने कम से कम आधा तो पढ़ा है फोर्थ ऑप्शन NCERT में, दैट्स वाई यू बोल दिस ऑप्शन, एंड दिस इज ऑफ कोर्स एन NCERT बेस्ड क्वेश्चन। मूविंग ऑन, इसमें बहुत टाइम लग गया यार। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन का। आपको इसमें सिर्फ खाली इतना पता होना चाहिए कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या चीज़ है, ये रेडॉक्स रिएक्शन में मिल जाएगा आपको। जब एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है तो उसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज नीड टू रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये BrO3 माइनस में भी जा सकता है, +1 से +5 में जा सकता है, और +1 से 0 में भी जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं इस +1 के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनमें से किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा सकता है। ये ऑब्जर्वेशन चाहिए थी आपको यहाँ पे, और एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की नॉलेज चाहिए थी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा HBRO। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11, you are asked the ionic character। NCERT में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में मिलेगा, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। सो यहाँ पे लिखा है स्मॉलर द कैटायन, केमिकल बॉन्डिंग में ये smaller the cation greater the covalent character। so smaller the cation lesser will be the ionic character। ionic and covalent character are inversely proportional। so आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियम है कैटायन, फिर कैल्शियम, एंड देन सबसे छोटा बेरिलियम। सो सबसे छोटा जो कैटायन है उसका साइज सबसे स्मॉल होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। सो दैट्स हाउ इट इज़ एन NCERT बेस्ड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो 2 चैप्टर से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी टू शो यू दैट इट इज़ NCERT बेस्ड। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस लॉ से हमें पता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो आपको इन तीनों, इसमें तो मोल्स दिए हुए हैं ए ऑप्शन में, इन तीनों में आपको मोल्स देखने हैं, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। इन द फर्स्ट केस itself the moles are given 10 to the -3 moles। now in the second option 18 ml of water, यहाँ आपको वॉल्यूम दी हुई है वाटर की, और आपको हाइड्रोजन चैप्टर से, हाइड्रोजन चैप्टर जो केमिस्ट्री में है वहाँ से वाटर की डेंसिटी पता है, ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो आपको मास आ जाएगा, वॉल्यूम इज़ 18 ml इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से मास आ गया 18 ग्राम, और 18 ग्राम वाटर का मतलब होता है 1 मोल वाटर। आपको पता है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो मास अपॉन मोलर मास होता है। मास यहाँ 18 ग्राम आया है, मोलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम्स, तो यहाँ से 1 मोल आ गया, यही मैक्सिमम है
चलिए देख लेते हैं और ऑप्शंस में भी। यहाँ वॉल्यूम दी हुई है आपको, एंड स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ये आपको इससे पता लगेगा कि एक बार प्रेशर पे एक मोल की गैस की वॉल्यूम, जिसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं, वो 22.7 होती है। एक बार पे 22.7 है। एक ATM क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ 22.4 होगा। 22.4 लीटर भी गिवन है इसी पेज पर, लेकिन मैंने ये कटिंग इंक्लूड की है, इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स ये आप गिवन है NCERT में, ये 22.4। सो इसका मतलब ये हुआ कि 22.4 लीटर माने 22,400 ml जो वॉल्यूम होगी उसमें मोल्स होंगे 1। एंड जो क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम 2.24 ml, उसमें मोल्स होंगे 1/22,400 इंटू 2.24। यहाँ से आ गया 10⁻⁻4 मोल इन द थर्ड ऑप्शन। इन द फोर्थ ऑप्शन 0.18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज़ गिवन। हमने ऑलरेडी देखा कि 18 ग्राम में 1 मोल होता है। सो 0.18 उसका 100th हो गया, तो उसमें मोल्स भी 100th हो जाएंगे। 1/100 विच इज 10⁻⁻2 मोल। तो यहाँ से आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मोल इस सेकंड ऑप्शन में आ रहे हैं, 18 ml ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस भी इसमें मैक्सिमम होंगे। सो दिस इज़ एन टोटली NCERT based questions as you have seen. Let's move on to the question number 13. दिस इज़ अगेन प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपको ये लाइन मिल जाएगी कि जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। C1C4 और C1C6 दोनों अल्फ़ा लिंकेज होती हैं। इसमें बीटा कहीं कुछ नहीं होता। सेलुलोज में होता है बीटा, इसमें नहीं होता। सो 3 और 4 ऑप्शन में बीटा लिंकेज गिवन है, तो ये तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। और पहले में बताया गया है कि अमाइलोज बनता है ग्लूकोज के लैक्टोज से। नहीं, अमाइलोज भी सिर्फ ग्लूकोज से ही बनता है, और ये लाइन भी NCERT में गिवन है। लेकिन जो मैंने कटिंग शो की है ये अमाइलोपेक्टिन की है, और ये एग्जैक्टली लाइन आई है कि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 अल्फ़ा लिंकेज होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एन NCERT बेस्ड क्वेश्चन। एनिलीन की नाइट्रेशन में मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये एग्जैक्टली लाइन है NCERT की। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में एनिलीन प्रोटोनेट हो जाता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, जिससे besides ortho and para, significant amount of meta is also formed. So this is the reason, exact line of NCERT, acidic medium energy is present as anilinium ion. This is the reason why meta form is also found. I hope this question is clear. Next question, question number 15, again NCERT line. Which of the oxides is most acidic in nature? ये आपको मिल जाएगा एस ब्लॉक चैप्टर में। इसमें बताया गया है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का बताया गया है, लेकिन ये पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सेम होते हैं, पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम। तो ऑक्साइड्स का भी यही होता है। On moving down the group, the basic character increases. So from Mg to Ba, basic character increases and acidic character will decrease. So सबसे ज़्यादा acidic सबसे ऊपर वाला होगा, क्योंकि acidic character decreases नाम दो। सबसे ऊपर वाला है BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, सबसे ऊपर लाई करता है इन सब में बेरिलियम ऑक्साइड। सो इट इज़ मोस्ट एसिडिक। अगेन प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन भी 2-3
कटिंग लेनी पड़ी मुझे एनसीईआरटी की। इसमें सबसे पहले तो ये पी ब्लॉक चैप्टर से आपको पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन अज्यूम्स यू टू नो दिस नॉलेज दैट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें जो H2SO4 लिया है वो वाटर को रिमूव कर देगा। और दूसरी जो नॉलेज आपको पता होनी चाहिए वो एस ब्लॉक से है। एस ब्लॉक में बताया गया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी होगी उसको वो छोड़ेगा नहीं, एब्जॉर्ब कर लेगा। These two informations are enough to solve this question. So सबसे पहले उसने क्या बताया है, मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एंड ओके वेट अ सेक, या मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे पानी निकाल दिया जाएगा दोनों से। अगर आप फॉर्मिक एसिड से पानी निकालें तो H+ यहाँ से, OH- यहाँ से, यू विल गेट CO। एंड इफ़ यू विल रिमूव वाटर फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड यू विल गेट CO+ CO2। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से H+ और OH- गया तो CO+ CO2 मिल जाएगा। नाउ आपने देखा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ से भी CO मिलेगा, यहाँ से CO का मिलेगा, जितना भी मास होगा मिलेगा हमको वो ऐड हो जाएगा टू गिव द फाइनल आंसर विच इज़ आस्क्ड। हमसे पूछा गया है वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा, वाटर को रिमूव कर देगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को रिमूव कर देगा। तो इन शॉर्ट सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा यहाँ पे। अब सिर्फ हमको करना बाकी रह गया है इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन। 46 ग्राम ये मोलर मास है फॉर्मिक एसिड का, HCOOH इन सब के मोलर मासेस को जोड़ के आता है 46। यहाँ पे इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि 46 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड गिव्स 28 ग्राम्स ऑफ CO। 28 ग्राम इसका मोलर मास है CO का। सो 2.3 ग्राम कितना देगा, 28/46 में 2.3, यहाँ से आ गया 1.4 ग्राम CO। यहाँ भी ऐसे ही सिमेट्री से यूनिट कन्वर्जन से आपको करना है। 90 ग्राम जो कि मोलर मास है ऑक्सैलिक एसिड का, 90 ग्राम्स गिव्स 28 ग्राम CO। यहाँ से इक्वेशन से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका 1 मोल है माने 90 ग्राम है, यहाँ भी इसका 1 मोल है माने 28 ग्राम है। 90 ग्राम गिव्स 28 ग्राम। 4.5 ग्राम जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो कितना देगा, वो 28/19 × 4.5, ये आ जाएगा 1.4 ग्राम्स। सो ये जो दोनों मासेस आ गए 1.4 एंड 1.4, इनको ऐड कीजिए, आपको टोटल मास मिल जाएगा प्रोडक्ट का 2.8 ग्राम्स। ओके, सो इस पैराग्राफ में एक इन्फॉर्मेशन है जो कि पी ब्लॉक से था, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाला पैराग्राफ। इसकी इन्फॉर्मेशन से ये 144 क्वेश्चन कोविड वाला पेपर जो 2020 का हुआ था उसमें यूज़ होगी। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द क्वेश्चन, बट यू कैन फाइंड आउट दैट दिस क्वेश्चन can be definitely done with this paragraph. Moving on to the question number 17. Now this particular question was included in the NCERT of 2018 edition। 2018 में जो NCERT थी उससे ये हो जाता। ये कटिंग मैंने 2018 की NCERT से ली है। 2019 के बाद जो NCERT का एडिशन आया था उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, ये जो पॉलीमर्स चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है ये सेक्शन जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का
स्ट्रक्चर के बेस पर था वो रिमूव कर दिया गया है। तो 2018 में जो पेपर आया था तब था ये एनसीईआरटी में, अब नहीं है। यू कैन जस्ट फॉरगेट दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स इज़ नॉट नाउ द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। इसमें पूछा क्या गया है, डायरेक्ट लाइन पूछी गई है, तीनों लाइंस हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों लाइंस हैं। ये इनकरेक्ट पूछा है इसमें बेसिकली। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स इन देयर पॉलीमर चेन्स, ऐसा नहीं है। पॉलीमर चेन्स में नहीं, उनके जो लीनियर चेन्स होते हैं, लीनियर चेन्स के बिटवीन होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड हैं, नॉट इन द पॉलीमर चेन्स। जो कि ये यहाँ बात हो रही है कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो डायरेक्ट लाइंस हैं, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, ऐसा लग सकता है, क्योंकि ए और बी ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, लग सकते हैं आपको एक बार पढ़ने में, लेकिन ऑफ कोर्स ये एलिमिनेट किया जा सकता है। रेस्ट ऑफ द three options are directly lines of this. You need to forget this question because it is not the part of syllabus right now. Moving on to the question number 18. ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस टाइप का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें एलिमेंट्स की वैलेंसी से रिलेटेड वो कैसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं वो इसमें बताया गया है कि सिलिकॉन और ब्रोमीन में क्या बनेगा, एल्युमिनियम और सल्फ़र में क्या बनेगा बेस्ड ऑन देयर वैलेंसीज। सो सिलिकॉन की होती है 4, ब्रोमीन की 1, तो इसकी वैलेंसी उसके साथ, इसकी वैलेंसी उसके साथ, ऐसे करके क्रॉस होती है। ब्रोमीन की 1 होती है तो SI के साथ 1 लग जाएगा, सिलिकॉन की 4 तो Br के साथ 4। सो इस तरीके से ये कंपाउंड बना बिटवीन सिलिकॉन एंड ब्रोमीन। एल्युमिनियम और सल्फ़र में भी ऐसे ही बनाना है आपको। एल्युमिनियम की 3 होती है, सल्फ़र की 2, तो एल्युमिनियम के पैर में 2 आ जाएगा और सल्फ़र के पैर में 3। ऐसे ये कंपाउंड्स बनते हैं, वैलेंसीज क्रॉस एक्सचेंज होती हैं। ऐसे ये क्वेश्चन होगा, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है नाइट्रोजन की। सो दिस इज़ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के साथ आपको बताना है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो मैग्नीशियम के पैर में 3 आ जाएगा। मैग्नीशियम की 2 होती है, नाइट्रोजन के पैर में 2 आ जाएगा। Mg3N2 वुड बी द आंसर। सो इट्स अ प्योर NCERT example. This example number 3.8 based question. I hope this is clear. Next question is question number 19. This question is from physical chemistry. सॉलिड स्टेट में आपको ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे डायरेक्ट। आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला ये सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। यहाँ मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड करके डेंसिटी आई है। ऑफ कोर्स डेंसिटी के फॉर्मूला में आप देखिए, कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एज लेंथ। बस यही बताना है आपको। आयरन एग्जिबिट्स BCC at room and above 900 it's transforms to FCC। आपको बेसिकली यहाँ डेंसिटी ऑफ BCC टू डेंसिटी ऑफ FCC का रेशियो निकालना है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एज लेंथ। सो BCC का जो एटमिक नंबर होता है 2, FCC का 4 होता है, और
आप यहाँ से उनकी एज लेंथ भी देख सकते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में बहुत क्लियरली गिवन है। सो ये कैलकुलेशन है, मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है ये कैलकुलेशन। You can tell me in the comment section if you find any difficulty in understanding this. I'll definitely reply. And one more thing about this question, 2020 में जो कोड इवन था, जो पहला पेपर हुआ था 2020 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 97, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया गया है। सो यू कैन कीप दिस इज इन ऑल्सो। Moving on to next question, question number 20. इन क्वेश्चन नंबर 20 उसने डायरेक्ट नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, जो कि आपको सिंपली एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, उसमें से मैंने ये डायग्राम उठाया है। डायरेक्ट थ्योरी में आपको मिल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधा होना चाहिए, उसने उल्टा कर दिया था, तो देखते ही हो जाएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 can be located in the chapter atomic structure. क्वेश्चन नंबर 21. नाउ दिस क्वेश्चन बहुत से लोग इसको एक लंबे मेथड से करेंगे, जो कि वो केमिकल बॉन्डिंग में वो डब्बे बनाने वाला काम होता है उससे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आई विल सजेस्ट यू टू डू दिस by this observation. You know, in the chapter P block of class 12 chemistry, you know the maximum bond order that a molecule can have is 3. You know this molecule nitrogen, इसमें 3 होता है, तो मैक्सिमम आपको पता है कि 3 होता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 3 बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन में होता है, जो कि N2 है, और N2 में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा। 14 इन चारों में सिर्फ CN- में है, तो ऐसे आप इसे 5 सेकंड में कर पाएंगे अगर आप ये जानते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर N2 का होता है। सो नो नीड टू डू इट बाय दिस लॉन्ग मेथड, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। ये 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Moving on to question number 22. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मुझे समझ नहीं आया NCERT में इसमें इसको लोकेट कहाँ करूँ, ये इतना इजी क्वेश्चन है। pH पूछा है आपसे, किसका 1 होगा। ऑफ कोर्स एसिड्स का pH 7 से कम होता है, तो जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी उसका pH इक्वल टू 1 होगा। यहाँ देखिए 60 HCl एंड 40 NaOH, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि एसिड इसमें ज़्यादा है ए ऑप्शन में, तो हो सकता है ये ए हो सकता है, लेकिन बी देखते हैं। 55 HCl एंड 45 NaOH, इसमें भी ऊपर वाले से कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें बेस ज़्यादा हो गया, इसलिए 7 से ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि 7 से कम ही रहेगा, क्योंकि एसिड ज़्यादा है। लेकिन ऊपर वाले से ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें एसिड कम है। इन द थर्ड ऑप्शन, यार देख लेना यार, थर्ड ऑप्शन में एसिड मैक्सिमम है, बेस मिनिमम है, तो इस वे से इसका pH सबसे कम होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस के कंपैरिजन में इसमें सबसे ज़्यादा एसिड है और सबसे कम बेस है, तो ये इसलिए ऑप्शन सी होगा। यू कैन चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23. सॉल्युबिलिटी इज़ जस्ट लाइक मोलैरिटी, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। आपको गिवन है ग्राम पर लीटर, तो आपको इसके मोलर मास से डिवाइड करना होगा टू गेट इट इनटू इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ से
सॉल्युबिलिटी में मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल पर लीटर हो जाएगा यहाँ से 10⁻⁻5। अब आगे कुछ नहीं करना है। बैरियम सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू आयंस एज Ba2+ SO4 KSP आ जाएगा एस इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज टू आयंस S स्क्वायर 10⁻⁻5 स्क्वायर 10⁻⁻10। आंसर इज दिस, आंसर इज B. Easy one from equilibrium, ionic equilibrium. Question number 24. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है 1997 से, सरफेस केमिस्ट्री में मिल जाएगा आपको ये। इवन दो ये NCERT बेस्ड है, ये दोनों बातें कि जो कोएगुलेटिंग पावर होती है वो साइन पे भी डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव कोएगुलेट को जो आयन है उसको कोएगुलेट करेगा, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को करता है। तो ऑफ कोर्स ये साइन पे भी डिपेंड करती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का उस पर भी डिपेंड करती है। ये दोनों बातें NCERT में भी गिवन है, तो ये एक्सक्लूसिव PYQ नहीं है, ये PYQ से है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। It can be easily located in the NCERT also. Question number 25. ये क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का जो फैक्टर होता है वंडरवाल कांस्टेंट A सिग्निफाइज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी यानी जिसका वंडरवाल कांस्टेंट A ज़्यादा होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा, तो मोलिक्यूल्स पास पास होंगे तो लिक्विफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो उतना ही ज़्यादा इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं उसको। सो वंडरवाल कांस्टेंट किस में ज़्यादा है? सबसे अमोनिया में, यहाँ सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। सो इट कैन बी मोस्ट इजीली लिक्विफाइड. You can find the explanation of the van der Waals constant in the question number 3 of this paper only. Question number 26. ये डायरेक्ट लाइन दी हुई है NCERT में NiCO4 की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर के रिगार्डिंग। टेट्राहेड्रल होती है इसकी ज्योमेट्री और डायमैग्नेटिक नेचर होता है। डायरेक्ट लाइन ऑफ NCERT, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर in the chapter coordination compound, page number 255. Question number 27. This is also based on coordination compounds. ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दी हुई है कि मोनोन्यूक्लियर एंटिटीज़ कौन सी होती हैं जिसमें एक सिंगल सेंट्रल एटम होता है। अभी FeCO5 में आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल सेंट्रल एटम है क्या, इसमें उसके स्ट्रक्चर भी गिवन है NCERT में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इटसेल्फ चैप्टर में ही, तो देख सकते हैं आप इसमें सिंगल सेंट्रल एटम है तो ये मोनोन्यूक्लियर होगा। सिंपल NCERT बेस्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा D ब्लॉक एलिमेंट्स में। मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू √n+n/n/2। यहाँ से सिर्फ एक के लिए आप देख लीजिए, इनफ होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। Ni2+ के लिए Ni2+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s0। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेड हैं इसमें। सो यहाँ जो n है इट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 2 मिल गए हमको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 × 2 + 2 √8bm. You just need to do only this one to solve this question. Again a very simple question, NCERT based. Question number 29. This is a direct question from NCERT coordination compounds. ये डायरेक्ट गिवन है आपको स्ट्रक्चर फिगर 9.4 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डायरेक्ट पूछ लिया गया।
क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछी तो दो चीज़ें गई हैं कि कौन सा डी ट्रांजिशन देगा और पैरामैग्नेटिज्म भी एग्जिबिट करेगा, लेकिन सिर्फ अगर आप पैरामैग्नेटिज्म पता लगा लें तो आपका काम चल जाएगा। इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। सिर्फ Mn+6 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे बाकी तीनों ऑप्शंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे। सो दे आर डायामैग्नेटिक। सिर्फ एक बचा अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला Mn42-, जिसमें Mn की कॉन्फ़िगरेशन Mn+6, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चैप्टर से इंफॉर्मेशन लेनी होगी। फर्स्ट वन इज़ अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर, एंड द सेकंड वन इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। In the first half of the question it is saying कंपाउंड ए का ट्रीटमेंट हो रहा है सोडियम के साथ, और आपको पता है कि अल्कोहल्स को जब सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्कोक्साइड बनता है, तो ये अल्कोहल है। ए कंपाउंड वुड बी अल्कोहल एंड विद PCl5 इट इज़ सेइंग ए गिव्स सी। और जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ की जाती है विच इज़ गिवन इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, it gives chloride. So it's a direct lines of NCERT, nothing much difficult. Next question, question number 32. This is an interesting question. It is based on in-text question of haloalkanes and haloarenes. इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हम करते हैं तो उसमें बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं होगा, बल्कि जो उससे एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उस पर अटैच होता है ब्रोमीन एसिड। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको पता लग जाएगा इस बात का। नाउ यू नो वेरी वेल C6H6 बेंजीन होता है, तो C7H8 में एक कार्बन ऐड हो गया, माने एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो इट वुड बी टोलुइन एंड इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अब टोलुइन में 3Cl2 ऐड किए गए हैं और हीट की गई है, तो इट इज़ सेम एज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो 3Cl2 ऐड हो जाएंगे टू द एल्काइल ग्रुप, टू द मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ हमने 3Cl2 ऐड कर दिए एंड दिस नाउ बिकम्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, सो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो फिर कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये बेंजीन रिंग से विड्रॉ करेगा एंड ओवरऑल दिस ग्रुप विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड EWG आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. Electron donating groups are ortho and para directing and electron withdrawing groups are meta directing. So जो Br2 से आगे रिएक्शन हो रही है Br2 will be substituted at meta positions. इसमें ये कैच था कि ये जो ग्रुप आ जाएगा ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। आगे ZnHCl के साथ नॉर्मल रिएक्शन है, Zn एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये जो 3 Cl दिए गए हैं इनको रिड्यूस कर देगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ये भी रिएक्शन NCERT में गिवन है, ऐसा नहीं है कि आउट है। ये आपको एल्काइल हलाइड नहीं सॉरी, इट विल बी इन हाइड्रोकार्बन्स। इन द हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर यू विल गेट दिस reaction. It is preparation of alkanes from alkyl halides। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको मिल जाएगी। इसमें Zn और HCl की मदद से Cl रिप्लेस किया जा रहा है H से। ऑफ कोर्स जिंक इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो H+ ऐड करेगा वो। सो ये ZnHCl यहाँ यूज़ हुआ है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मेटाब्रोमोटोलुइन मिल जाएगा आपको। नॉट अ टफ वन, 2-3 जगह से इसमें इंफॉर्मेशन यूज़ हुई है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 33। इट इज़ बेस्ड ऑन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में। ये जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, इससे जस्ट नेक्स्ट पेज पे ये रिएक्शन गिवन है। इसमें बताया गया है कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है एल्केन्स, उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं और हाइयर होते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड अगर एक कार्बन है और उसकी वुड्स रिएक्शन करवाई तो इवन नंबर ऑफ कार्बन यानी दो डबल हो जाएंगे, इसमें दो हो जाएंगे। अगर दो कार्बन का तो उसमें चार हो जाएंगे। क्वेश्चन में गिवन है जो प्रोडक्ट है उसमें लेस देन 4 कार्बन एटम्स हैं। लेस देन 4 कार्बन एटम्स मतलब ये दो का तो नहीं हो सकता क्योंकि दो वाले में चार बनते हैं। इट हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम, क्योंकि एक से दो बनते हैं और दो से चार बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लेस देन 4, सो दो ही होगा और दो बनता है सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड से। Yeah, it was all about this question. Now question number 34. Question number 34, it is from environmental chemistry, as you can see very clearly. इसमें पूछा गया है कि कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं है। यू कैन डू इट बाय एलिमिनेशन। NO, N2O एंड NO2 ये तीनों गिवन है पॉल्यूटेंट एज पॉल्यूटेंट इन एनसीईआरटी। नाइट्रस oxide N2O, it is a greenhouse gas. NO and NO2 are released when fuel is burned, so three of them are pollutants. N2O5 बचा, it is not a pollutant. अच्छा, ये जो पैराग्राफ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, इससे 2019 में P1 कोड में क्वेश्चन नंबर 52 भी आया है इसी पैराग्राफ से। Question number 35. This exact question is repeated in code P1 of 2019. Question number 47. ये exact repeat कर दिया गया question. It is based on a question paragraph of NCERT. ये है हाइड्रोकार्बन से। और ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये अल्कोहल चैप्टर में मिल जाएगा आपको। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पैराग्राफ्स, एक से नहीं होने वाला ये। इन द हाइड्रोकार्बन चैप्टर यू मे फाइंड दिस लाइन। यहाँ बताया गया है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है जब बेंजीन को क्लोरोप्रोपेन के साथ ट्रीट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्लोरोप्रोपेन से ट्रीट किया गया है बेंजीन को AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन ए तो यही होगा। अब इससे एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस B एंड D। आइसोप्रोपाइल बेंजीन सिर्फ A और C में है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन कैन बी फाउंड इन अल्कोहल चैप्टर्स। ये एग्जैक्ट रिएक्शन पूछ ली गई है। इसके प्रोडक्ट्स होते हैं फिनॉल और एसीटोन। देख सकते हैं आप सिर्फ एक ही ऑप्शन में फिनॉल और एसीटोन, सो A वुड बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36. It can be located in biomolecules chapter. यहाँ हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स में ही ज्विटर आयोन फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो इन सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही है अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन। एनिलीन बेस है, बेंजोइक एसिड ये एसिड है, ये पता नहीं क्या है, एसिटिनालाइड। या प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन बेस्ड है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के
सेकंड एग्जांपल पे यहाँ भी ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन पूछी है जैसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। sp2 sp2 sp sp, सो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसी हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। पहले ऑप्शन में फर्स्ट कार्बन में sp3 है, सेकंड में sp है, और थर्ड ऑप्शन में sp2 है, sp2 अगेन sp2 सब की sp2 है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 38, it is based on the stability of carbocation. You can see from the same chapter, organic chemistry, chapter number 12 of class 11 chemistry, that NO2 group is a इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो पॉजिटिव चार्ज को चाहिए कोई ऐसा जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसा नहीं चाहिए जो उसको उसके थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको भी एब्जॉर्ब कर ले। सो NO2 ग्रुप डीस्टेबलाइज कार्बोकेटायंस। सो जितना दूर हो उतना अच्छा। सिर्फ ऑप्शन सी में सबसे दूर है ये, तो इट इज़ मोस्ट स्टेबल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 is again NCERT based. It is based on the minus I effect. Minus I means minus inductive. माइनस आई इफेक्ट उसका सबसे ज़्यादा होगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑफकोर्स फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा इसका ही होगा। तो ए और सी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, फ्लोरीन का सबसे कम बता रहे हैं ये। नाउ द बैटल इज़ बिटवीन बी एंड डी। इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कैसे ये डी होगा इसका, बी नहीं होगा। इन मॉलिक्यूल्स को अलग से ड्रॉ करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हाँ, तो NH2 में आप देख सकते हैं कि कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं है NH2 में, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। लेकिन OR और NR2 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए, तो ये दोनों माइनस आई इफ़ेक्ट को कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे तो ऑक्सीजन की भूख कम हो जाएगी, माइनस आई इफ़ेक्ट, उसकी पावर कम हो जाएगी इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के कारण। और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसमें दो दो ग्रुप आ गए तो इसका माइनस आई इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए NR2 का सबसे कम होगा। दैट्स वाई द फोर्थ ऑप्शन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। ये माइनस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर NCERT में गिवन है, जो कि होगा ही इस बेसिस पर कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। सो इट इज़ डेफिनेटली NCERT बेस्ड क्वेश्चन। वो जो ऑर्डर है NCERT में गिवन है फंक्शंस ग्रुप का, दिस क्वेश्चन कैन बी सेड टू बी फ्रॉम दैट ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वो ऑर्डर होता है, ये क्वेश्चन भी उसी से होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हैलोजन्स के बारे में जो चीज़ सही नहीं है वो बतानी है हमें। NCERT में P ब्लॉक चैप्टर में 12th केमिस्ट्री, इसमें डायरेक्ट लाइन दी हुई है कि फ्लोरीन एक ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। तो अगर उसने ऑक्सो एसिड फॉर्म करा तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? OH माइनस F प्लस। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो गई ऑक्सीजन की। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है?
ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल बट का मतलब ऑल एक्सेप्ट फ्लोरीन, नहीं, फ्लोरीन भी शो कर रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41, एल्यूमिनियम डायग्राम से है, पूछा गया है कि कौन सा मेटल एल्यूमिना को रिड्यूस कर देगा। आंसर इज मैग्नीशियम। ये डायरेक्ट एग्जांपल 6.1 दिया है मेटलर्जी चैप्टर में, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जांपल, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना, सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 42, दिस This order of atomic radii is interrupted by only one change which is given in the theory. P block, क्लास 11 P block, उसमें आपको ये लाइन मिल जाएगी कि गैलियम का जो है रेडियस वो कम होता है एल्यूमिनियम से। सिर्फ यही देखना है आपको, वरना आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो बिल्कुल बढ़ेगा। सिर्फ यही एक्सेप्शन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, बाकी सब बिल्कुल वैसा ही होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ इंक्रीज करेगा, सिर्फ यही एक्सेप्शन है। इट इज़ written also on moving down the group atomic radius increases, सिर्फ यही एक्सेप्शन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43, ये BrF3 का डायग्राम गिवन है P ब्लॉक चैप्टर में, सो ClF3 का भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा क्योंकि दीज आर सेम ग्रुप एलिमेंट्स। सो यहाँ आपको दिख रहा है 2 लोन पेयर है सेंट्रल मेटल के अराउंड, तो ClF3 में भी 2 ही होंगे। अनदर सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 44 इज़ फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको, बहुत ही सिंपल है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी है। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बताई गई हैं, कैसे निकालते हैं। सो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है एलिमेंट की, उसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स प्लस 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो 4 इंटू +1 इज़ +4। Cl की -1 होती है, तो -1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी हैव रिटन इट। यहाँ से एक्स आ गया -3। नाइट्रोजन की मोस्ट कॉमन फॉर्म में है वो N2, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नाइट्रोजन की मोस्ट कॉमन फॉर्म N2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 होगी। इसी तरीके से हम NO की भी निकाल लेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सो x -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से +2। HNO3 में +5 आ जाएगी इसी तरीके से। सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इसमें सबसे ज़्यादा HNO3 की है, तो सबसे आगे होगा वो। दिस वुड बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। It is a direct example of NCERT from the chapter P block। इसमें पूछा गया है, बताया गया है कि बोरॉन इज़ अनेबल टू फॉर्म BF6, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा बना नहीं सकता MF6, सो इट इज़ बोरॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन NCERT एग्जाम्पल। सो इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट। इसकी समरी अगर देखी जाए तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन, बिकॉज बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पिछले 4 पेपर्स में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है
जो आउट ऑफ सिलेबस आया है सारी एनसीईआरटी से हो जा रहे हैं, तो आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 6. दिस वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिक्स.